अगर आप भी अपने बैंक खाते से लेन देन करते हैं तो अब आपको थोड़ा लिमिट में लेन देन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो ऊपर वाले भी लिमिट क्रॉस करके आपके घर नोटिस भेज देंगे। बैंकों के नए रूल आ चुके हैं जिनके मुताबिक अब आपका दैनिक लेन देन या सालाना लेन देन है वो फिक्स कर दिया गया है। अब आप एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, एक साल में कितना भेज सकते हैं, एक साल में कितना रिसीव कर सकते हैं, एफडी आप कितना कर सकते हैं, कितना उसके ऊपर आप ब्याज ले सकते हैं, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो कि मोस्टली इंडिया के अंदर ना मैक्सिमम लोगों के पास सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के बाद जो आता है आपका वो आता है सैलरी अकाउंट, और उसके बाद में आता है आपका करंट अकाउंट। तो देखिए, सेविंग अकाउंट से या कहिए सैलरी अकाउंट से आप जो एक दिन में लेन देन कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं 2.5 लाख रुपए का मैक्सिमम। एक दिन का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर। और ये 2.5 लाख रुपए की लिमिट कैसे डिसाइड की जाएगी कि मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ पैसा क्रेडिट हुआ और कुछ डेबिट हुआ, तो उन दोनों को मिला के ये लिमिट नहीं है। या तो मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो सकते हैं या फिर विड्रॉ हो सकते हैं। और यहाँ पर ये कैश की बात हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये 2.5 लाख रुपए आपके एक सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है। ये पूरे 24 घंटे के अंदर आपके बैंक के अंदर होने वाले टोटल विड्रॉल और टोटल डिपॉजिट की है। तो एक दिन की आपको यहाँ पर लिमिट पता चल गई, कैश डिपॉजिट की या विड्रॉल की निकल के आई है 2.5 लाख रुपए। अगर 2.5 लाख रुपए से आप ऊपर जाते हो तो हो सकता है आपके घर नोटिस आ जाए। अब यही चीज होती है एक साल के लिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से अगर ऊपर पैसा डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो अपने बैंक खाते में, तो फिर हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए। तो एक साल के लिए आपकी लेन देन की लिमिट निकल के आई 10 लाख रुपए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा अपना विड्रॉल या फिर डिपॉजिट एक साल में कर नहीं सकते हो। कर सकते हो, लेकिन आपके पास उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए, पूरा उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर आपने विड्रॉ किया है तो आप उसको कहाँ पे यूज करने वाले हो, इन सबको फिर आपका पूरा हिसाब किताब या फिर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब यहीं पे निकल के आता है आईटीआर का कंसेप्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसा तो बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन आईटीआर नहीं भरते हैं। आईटीआर एक अच्छी चीज है, वो आपको भरना चाहिए। अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपको आईटीआर जरूर भरना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि फिर आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है। और अगर आप इन लिमिट्स के ऊपर भी ट्रांजैक्शन करते हो तो भी आपके पास नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है आपका। तो इन लिमिट्स के ऊपर भी आप ट्रांजेक्शन कर देते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। पर काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आईटीआर भरेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो उस टैक्स को बचाने के चक्कर में वो अपना आईटीआर ही नहीं भरते हैं। ये गलत चीज़ है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। तो एक साल की आपके लेन देन की लिमिट हो गई 10 लाख रुपए। अगर इससे ऊपर आपने फिर ट्रांजैक्शन की और आईटीआर भी नहीं भरा तो फिर ऊपर वाले भी अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगे। और आजकल आपने देखा होगा कि हर अखबार की मेन हेडिंग यही बनी हुई है कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने वहाँ छापा मारा, वहाँ से इतने रुपए पकड़े, इतने लोगों को जेल में बंद कर दिया, यही सब चल रहा है। तो ईडी वाले भी अभी थोड़े सक्रिय हो चुके हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर आपके पास में कोई करंट अकाउंट है तो आपकी ये 10 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी 50 लाख रुपए की। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में आप 50 लाख रुपए तक का अपना लेन देन कर सकते हो करंट अकाउंट से। वहीं पर एक लिमिट और निकल के आती है क्रेडिट कार्ड की। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हो, कैश विड्रॉल आप कहाँ से कर सकते हो, एटीएम के थ्रू कर सकते हो, तो फिर आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। और फिर आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने वो पैसा क्यों निकाला है और कहाँ उसका यूज किया है। और अब हम बात करते हैं एफडी की, यानी फिक्स डिपॉजिट की। तो एफडी आप कितने रुपए की भी बना सकते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन उस एफडी से आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ऊपर बन रहा है तो फिर बैंक आपका टीडीएस काट लेगा, टैक्स काट लेगा। और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट होती है 50,000 रुपए। अगर उनका एफडी से इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज़्यादा आएगा तो बैंक उनका टीडीएस काट लेगा, टैक्स काट लेगा 10% के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि जो टीडीएस आपका कट गया है ये सरकार के पास जमा ही हो गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और आपको अपना ये टीडीएस वापस मिल जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये टीडीएस कटे ही ना, तो फिर आपको अपना फॉर्म 15G और 15H जमा करना पड़ता है। 15G जनरल पब्लिक के लिए होता है और 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पर बता दी कि एक दिन में आप कितना पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, एक साल में कितना जमा कर सकते हो, कितना निकाल सकते हो, सेविंग अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, करंट अकाउंट से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कितना कर सकते हैं, और एफडी के इंटरेस्ट से जुड़े क्या क्या रूल हैं। अब आपको अपना अकाउंट जो है वो थोड़ा लिमिट में चलाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा।
और लिमिट में चलाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बस जो फालतू लेन देन आपके खाते से हो रहे हैं उनको बंद कर देना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इंटरमीडिएट का काम करते हैं, यानी कि एक बंदे को पैसे भेजने होते हैं किसी दूसरे बंदे को, लेकिन वो पैसा उनके खाते के थ्रू जाता है। जो पहला वाला बंदा है वो उनके खाते में उस पैसे को क्रेडिट करता है और फिर वो अपने बैंक से या गूगल पे से, फोन पे से कैसे भी उस पैसे को उस दूसरे बंदे को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उनको यहाँ पर ये नहीं पता कि यहाँ पर उनका भी एक ट्रांजैक्शन काउंट हो गया है। ये ट्रांजैक्शन उनके खाते से एक लेन देन बन गया है और ये लेन देन बनते ही उनके खाते में इस अमाउंट की गणना हो जाएगी। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन से आपको बचना चाहिए, जो आगे चल के आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि एक अपना खाता SBI में खुलवा लेते हैं, एक PNB में खुलवा लेते हैं, एक HDFC में खुलवा लेते हैं, एक ICICI में खुलवा लेते हैं और सब में हम 10-10 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो लिमिट है ये आपके पैन कार्ड की है, आपके किसी एक बैंक खाते की नहीं है। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो वहाँ पर एक कॉलम होता है AIS का, उसमें आपका सब कुछ लिखा रहता है कि कौन से बैंक अकाउंट में आपका कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉल हुआ है, क्योंकि सारे आपके जो बैंक है वो आपके ही पैन कार्ड से लिंक हैं। तो जितना भी पैसा आपके इन खातों में आएगा और आपके इन बैंक अकाउंट से जाएगा, उन सब का रिकॉर्ड रहता है AIS में, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो यहाँ पर यह सोचने की भूल ना करें कि अलग अलग खाते खुलवा के भी आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।